स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा मोल प्रभाज और मोल प्रभाज की गणना। अब हम बात करेंगे विलेयता की। विलेयता या सॉल्युबिलिटी। विलेयता निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी विलेय की अधिक घोली जा सकने वाली अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। पुनः सुनिए कि 100 निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की ग्राम में जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है वह उसकी विलेयता कहलाती है। विलेयता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100। क्या कह रहे हैं? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुणे 100। अब हम बात करेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः पहला कारक है विलेय या विलायक की प्रकृति। विलेय या विलायक की प्रकृति। मुख्यतः आप ध्यान दें कि आयनिक विलायकों में आयनिक विलेय अधिक मात्रा में घुलते हैं, उसी प्रकार सहसंयोजी विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। यानी अगर दोनों की प्रकृति एक जैसी है तो उनकी विलेयता अधिक होती है। दूसरा ताप। तीसरा है दाब। और चौथा जो कारक है वह है विलेय की जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा यानी इन फैक्टर के आधार पर आप किसी भी पदार्थ की विलेयता को बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। मुख्यतः गैसों की द्रवों में विलेयता में आप जानते हैं कि अधिकांश गैसें जल में विलेय होती हैं, किंतु कुछ गैसें जल के अतिरिक्त अन्य विलायकों में भी विलेय होती हैं। गैसों की द्रवों में विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। अवशोषण गुणांक वह ताप फैक्टर है जिसे कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक ताप व एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुला गैस का एसटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। पुनः सुनिए, कह रहे हैं कि प्रयोगात्मक ताप, जिस ताप पर हम क्या कर रहे हैं, गैसों को विलेय करने का कार्य कर रहे हैं, प्रयोगात्मक ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना है, एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में, किसी भी इकाई आयतन में उपस्थित गैस का एनटीपी पर जो आयतन होता है वह अवशोषण गुणांक कहलाता है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होता है उसकी विलेयता भी उतनी अधिक होती है। अब हम बात करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक की। गैसों की द्रवों में विलेयता को मुख्यतः निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला
विलेय तथा विलायक की प्रकृति। मुख्यतः आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, यानी क्रांतिक ताप पर या दाब पर जो गैसें आसानी से द्रव में परिवर्तित होती हैं, उनकी विलेयता अधिक होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जल में विलेयता हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तुलना में अधिक होती है। इसका दूसरा फैक्टर है, जो गैसें विलायक से अभिक्रिया कर सकती हैं, उनकी भी विलेयता अधिक होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl जल में अधिक मात्रा में विलेय होती हैं, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि इनकी तुलना में जल में कम विलेय होती हैं। दूसरा है ताप का प्रभाव। मुख्यतः गैसों की जल में विलेयता या द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, अर्थात गैसों को द्रव में विलेय करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। लासेतलिये के नियमानुसार आप जानते हैं कि जब गैस किसी भी पदार्थ को घोलने पर या विलेय करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता कम हो जाती है। अतः गैसों की विलायक में विलेय होने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः ताप बढ़ाने पर इनकी विलेयता घटती है। दूसरा फैक्टर है दाब। सामान्यतः दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता अधिक हो जाती है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किया था गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता के संदर्भ में हेनरी ने एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, जो गैसों की द्रव में विलेयता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होती है। ध्यान से देखें तो अगर हम कह रहे हैं कि m प्रोपोर्शनल P, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m प्रोपोर्शनल P m बराबर K इंटू P, जहाँ K एक नियतांक है, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए लाए हैं, और K बराबर पक्षांतर करें तो m अपान P। कह सकते हैं कि K बराबर कांस्टेंट, m बराबर गैस की मात्रा और P बराबर गैस का दाब। यह गैस की विलेयता को उसके मोल प्रभाज के रूप में ले तो हेनरी का नियम निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। P प्रोपोर्शनल साई, यदि गैस का आंशिक दाब P और विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज काई हो, तो P प्रोपोर्शनल गैस का मोल प्रभाज। P बराबर KH इंटू गैस का मोल प्रभाज, यानी द्रव में उपस्थित गैस का मोल प्रभाज, जहां K एक कांस्टेंट है। इसके आधार पर अब देखें तो इसकी परिभाषा होती है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में उपस्थित उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज। इसके लिए कुछ नोट्स हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की या नोट्स की। नोट्स ध्यान देंगे कि हेनरी कांस्टेंट का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा, स्थिर ताप पर अलग अलग गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट का मान अलग अलग होता है। कह रहे हैं कि हेनरी कांस्टेंट का मान अलग अलग गैसों के लिए, ताप को अगर स्थिर रख दें तो अलग अलग होता है। तीसरा क्या है, हेनरी कांस्टेंट का मान ताप वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। चौथा, हेनरी कांस्टेंट का मान
जिस गैस के लिए जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी। बात करें हम इसकी सीमाओं की। इसकी सीमाएं, हेनरी का नियम केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है। विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए तथा गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। हम बात करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। इसके लिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर बेंजीन में मेथेन की मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणे 10⁻⁵ mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता की गणना कीजिए। क्वेश्चन में दिया है हेनरी कांस्टेंट KH बराबर 4.27 गुणे 10⁵ mmHg, P बराबर दिया है 760 mm। अब P बराबर होता है KH इंटू गैस का मोल प्रभाज, या मोल प्रभाज बराबर P/KH। अतः साई बराबर मोल प्रभाज बराबर 760 बटे 4.27 गुणे 10⁵, या सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.78 गुणे 10⁻⁻3। अब हम बात करेंगे वाष्प दाब की। वाष्प दाब जानने से पहले आपको बताएं, वाष्पन, संघनन ये कुछ प्रक्रियाएं हैं। वाष्पन, जब कोई द्रव गैस में परिवर्तित होता है तो इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं, तथा जब वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे संघनन कहते हैं। वाष्प दाब, आप जानते हैं कि जब किसी पात्र में पानी या द्रव को आप गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होती है, किंतु अगर यही कार्य हम किसी बंद बर्तन में करते हैं तो जितने भी अणु वाष्पित होते हैं वो बंद पात्र की ऊपरी सतह से टकराते हैं, और ऊपरी सतह से टकराने के बाद कुछ समय पश्चात संघनित होते हैं और संघनित होकर द्रव में पुनः परिवर्तित होने लगते हैं। प्रारंभ में वाष्पन की दर अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे वाष्पन की दर तेज होती है, इस पर टकराने वाले अणुओं की संख्या अधिक होती है और संघनन की दर भी तेज हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था स्थापित हो जाती है, अर्थात द्रव जितनी तेजी से वाष्प में परिवर्तित होता है, वाष्प उतनी ही तेजी से संघनित होकर द्रव में परिवर्तित होती है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, कह रहे हैं किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में, अर्थात वाष्पन और संघनन की दर जब बराबर हो, वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। फिर से कहें, किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव पर की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। अब बात करें हम वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें मुख्य कारक विलायक या द्रव की प्रकृति होती है, ताप, द्रव की प्रकृति। जिन द्रव के बीच
के अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल कम होता है उनके वाष्प की दर भी अधिक होती है। वाष्प की दर अधिक होने से उनका वाष्प दाब कम होता है। ताप बढ़ाने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है और वाष्पन की दर बढ़ जाने के कारण उनका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। तीसरा कारक है विलेय अशुद्धि की प्रकृति। यदि शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें तो उस अवाष्पशील पदार्थ के कारण उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। का इस प्रकार कम हो जाना वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब के अवनमन के संबंध में राउल्ट ने कुछ नियम प्रतिपादित किया, तो अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स का नियम जानने से पहले हम लोग को वाष्प दाब का अवनमन जानना होगा। वाष्प दाब का अवनमन कहने का अर्थ यह है कि जो शुद्ध विलायक होता है या कोई भी शुद्ध द्रव है उसका वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से सदैव अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन P0, अगर वाष्प दाब किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS है तो वाष्प दाब का अवनमन P0 माइनस PS होगा। इसी प्रकार आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन की बात करें तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS अपान P0। P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तथा PS विलयन का वाष्प दाब है। राउल्ट्स ने वाष्प दाब और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर एक परिभाषा दी जिसे राउल्ट्स का नियम कहते हैं। अतः राउल्ट्स के नियमानुसार नोट करेंगे, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कह रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल N। क्या कहा गया कि कह रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभी आप पढ़े थे आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपान P0 और इसके नियमानुसार N अपान N प्लस N। राउल्ट्स के नियम को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात PS बराबर P0 अपान इंटू N अपान N प्लस N। सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात PS इक्वल टू P0 कैपिटल N अपान N प्लस N। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स के नियम की सीमाओं की। राउल्ट्स का नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। राउल्ट्स के नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्यों के तनु विलयन पर ही लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम में विचलन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, राउल्ट्स का नियम उन वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है जो विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं। तीसरा, राउल्ट्स का नियम
केवल उन वाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है जो विलयन में विलायक से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स के नियम का अनुप्रयोग। राउल्ट्स के नियम के अनुप्रयोग को जानने के लिए पुनः हम देखते हैं राउल्ट्स के नियम का सूत्र। राउल्ट्स के नियम के अनुसार P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N प्लस N अपान N प्लस कैपिटल N। आप जानते हैं कि राउल्ट्स का नियम केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होता है, अतः अति तनु विलयनों के लिए N प्लस N का मान लगभग N के बराबर होता है। क्योंकि अति तनु विलयनों में n का मान बहुत कम हो जाता है, स्मॉल n का मान, यानी विलय की मात्रा बहुत कम होती है, अतः n प्लस n इक्वल न होके लगभग n के बराबर होता है। इस सूत्र को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू N अपान N। इसको थोड़ा और डिटेल करें तो होता है P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू, चूंकि ये स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या है, अतः स्मॉल n के लिए स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान विलायक के लिए कैपिटल W अपान कैपिटल M। सूत्र को फिर पक्षांतरित करें तो P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल w गुणे कैपिटल M अपान कैपिटल W गुणे स्मॉल m, जहां स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, कैपिटल W विलायक का भार, जबकि कैपिटल M विलायक का अणुभार है। अतः हम राउल्ट्स के नियम के अनुसार विलेय के भार, विलेय के अणुभार, विलायक के भार, विलायक के अणुभार या इनका वाष्प दाब या वाष्प दाब में अवनमन की गणना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल की। एक क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ जिसका अणुभार 40 है के उस भार की गणना कीजिए जिसमें 114 ग्राम ऑक्टेन को घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% कम हो जाता है। न्यूमेरिकल को लगाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है या कौन कौन से चीजों की जानकारी क्वेश्चन में दी गई है। शुद्ध जल है, शुद्ध जल के लिए वाष्प दाब, शुद्ध जल का क्वथनांक P0 100 होता है। वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब की जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो हो गया है 80। स्मॉल w दिया हुआ है, ज्ञात करना है। स्मॉल m दिया हुआ है 40, कैपिटल W 114, कैपिटल M, चूंकि कैपिटल M में नॉर्मल ऑक्टेन की बात की गई है तो नॉर्मल ऑक्टेन का जो सूत्र होता है C8H18। तो ध्यान से देखें तो 12 गुणे 8 धन
1 गुणे 18, अतः 96 धन 18 बराबर 114। अब हम बात करें सूत्र की। P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू N अपॉन M, वेयर N प्लस कैपिटल N और N, या P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w गुणे कैपिटल M अपॉन कैपिटल W गुणे स्मॉल m। मान रखें 100 माइनस 80 बटे 100, वहाँ से P बराबर 100, PS बराबर 80। स्मॉल w ज्ञात करना है। कैपिटल M 114 बटे कैपिटल W का मान दिया हुआ है नॉर्मल ऑफ टेन के लिए 114 गुणे 40। 114 से 40 यहाँ देखें तो 40 गुणे 100 माइनस 80 बराबर 100 गुणे W स्मॉल w, या स्मॉल w बराबर 40 गुणे 20, 100 में 80 का 20 बटे 100, यानी 40 गुना 80 800 बटे 100 बराबर 8 ग्राम। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स के नियम के आधार पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम कह सकते हैं कि वे विलयन जो ताप और सांद्रताओं की सभी दशाओं में पूर्ण रूप से राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन की कुछ शर्तें हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करती हैं, आदर्श विलयन कहलाती हैं। पहला, आदर्श विलयन सभी दशाओं में राउल्ट्स के नियम का पालन करती हैं। दूसरा, घटक विलयन ए और बी के मिलाने पर आदर्श विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा भी मिश्रण इक्वल टू 0। तीसरा, घटक विलयन ए और बी को मिलाने पर इनमें या आदर्श विलयन के ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एच मिश्रण इक्वल टू 0। इसके अतिरिक्त इनके अणुओं का आकार, संरचना तथा रासायनिक गुण समान होने चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन की तो हम कह सकते हैं कि वे विलयन जो ताप और सांद्रताओं की दशाओं में राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन में डेल्टा भी मिश्रण आर नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से
डेल्टा H मिश्रण आर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात आदर्श विलयन में घटक विलयन ए और बी मिलाने पर उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, अरे ये गलत हो गया। अब हम बात करें आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण की। आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण हैं बेंजीन और टालवीन का विलयन, हेक्सेन और हेप्टेन का विलयन तथा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं।